हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज के इस वीडियो में मैं करवाने वाली हूं 11 बिजनेस का चैप्टर नंबर 3, जो कि है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ये चैप्टर एक एक्सटेंशन है आपके चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर 2 में आपने प्राइवेट एंटरप्राइज के बारे में पढ़ा, कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हम उसके आगे बढ़ते हैं एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में मेजरली हम पढ़ते हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पता चलता है कि हमारी सरकार किस किस अलग अलग तरीके से बिजनेस कर सकती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैं डिटेल में एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगी, सारा कंपैरिजन वगैरह अच्छे से सब समझाऊंगी। ठीक है, अगर सारे चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के उसमें लेक्चर्स हैं, आगे के लेक्चर्स भी प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। अकाउंट सीखो, बिजनेस, सब कुछ है, तो वो प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे चैनल को भी हर जगह फॉलो कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि आपका भी फायदा हो, उनका भी, हमारा भी। ठीक है, चलिए जी, अपने नाम के अटेंडेंस लगा दो, कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट लिख दो तुम्हारे नाम के साथ, और आ जाओ शुरू करते हैं पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो इसके अंदर बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एज आई सेड कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक प्राइवेट इंडिविजुअल हैं और आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। मैंने बोला था आप अकेले एक बिजनेस खोल लीजिए, सोल प्रोप्राइटर, दोस्तों के साथ पार्टनरशिप खोल लीजिए, एक बड़े लेवल पे कंपनी खोल सकते हैं, है ना। अगर फैमिली है तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली खोल सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकते हैं। ये सारे बिजनेस तो ना आपके और मेरे जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स खोल सकते हैं, सरकार नहीं ये सब कर सकती। अगर सरकार बिजनेस करना चाहे, क्योंकि सरकार के पास भी करोड़ों रुपए हैं, सरकार भी बिजनेस कर सकती है। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ करप्शन से ही पैसा खाएगी सरकार, सरकार बिजनेस से प्रॉफिट भी तो बना सकती है। तो अगर सरकार बिजनेस करना चाहे तो सरकार किस किस तरीके से बिजनेस कर सकती है, ये चीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो कुल 3 तरीकों से हमारी सरकार बिजनेस कर सकती है। वो क्या 3 तरीके हैं वो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहला तरीका हमारे पास आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। नाम से समझ आता है डिपार्टमेंट ने कुछ अंडरटेक किया है। डिपार्टमेंट क्या होता है? सरकारी डिपार्टमेंट। ठीक है, सरकार के डिपार्टमेंट है। सरकार के डिपार्टमेंट के थ्रू ही अगर सरकार बिजनेस कर ले, अबे बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि सरकार रिश्वत खा रही है, रिश्वत तो वो खाती है, मेन मेन धंधा सरकार का रिश्वत खाना ही है, वो हम सबको पता है। लेकिन ये प्रॉपर धंधा है, लीगल धंधा है। ठीक है, अगर सरकार अपने किसी प्रॉपर डिपार्टमेंट के थ्रू धंधा करे, बिजनेस करे, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आएगा। एक एक करके समझाऊंगी, समझ आएगा। सबसे पहली चीज, ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है। ठीक है, करप्शन से भी शायद पहले का, है ना। दूसरी चीज, इट इज एस्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर कंसिडर्ड पार्ट और एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। बेटा आप सबको पता है मिनिस्ट्री क्या होती है? हमारे देश के जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में मिनिस्टर बैठते हैं। ठीक है, वो मिनिस्टर क्या कर रहे होते हैं? प्राइम मिनिस्टर चलो एक अलग चीज हो गई कि वो तो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना। विमेन के लिए चाहे विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर वगैरह हो गया, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, है ना, रेलवेज मिनिस्ट्री हो गई, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं। वो मिनिस्ट्रीज क्या कर रही होती है? किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज को हैंडल कर रहे होते हैं, रूरल एरिया के होते हैं, है ना। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है, वो पूरे देश की एजुकेशन को ठीक करेगा, ये पूरे देश के एजुकेशन के लिए काम करेगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक मिनिस्ट्री ऐसी हो जो बिजनेस कर रही हो, प्रॉफिट कमा रही हो, पैसा कमा रही हो, उस मिनिस्ट्री को तुम क्या बोल सकते हो? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोल सकते हो। मतलब ये एक मिनिस्ट्री का ही पार्ट है, वो मिनिस्ट्री ही है ये, या फिर वो मिनिस्ट्री का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? रेलवेज। तो रेलवेज क्या कर रही है? हमारे देश के लोगों को, मतलब रेलवेज के थ्रू लेके जा रही है कहीं ना कहीं, और उनसे टिकट का पैसा वसूल रही है। तो टिकट के थ्रू वो अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो हमारे देश में अगर देखा जाए, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये जो दो मिनिस्ट्रीज हैं, जो दो डिपार्टमेंट हैं, ये बेसिकली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है। ये बेसिकली एक मिनिस्टर इनका हेड है, और ये मिनिस्ट्री के थ्रू अपना बिजनेस करने की कोशिश कर रही है। ऑब्वियसली लोगों का भला भी हो रहा है, लोगों को फायदा भी मिल रहा है, पर बदले में लोगों से पैसा लेके अपना प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर सरकार की एक मिनिस्ट्री ही, वो मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, अगर उन मिनिस्टर का कोई एक डिपार्टमेंट ही बिजनेस करे, उसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई? ठीक है, दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब बेटा ये डायरेक्टली एक मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्टर इसके हेड है, तो इसके जो एम्प्लॉइज हैं बेटा, वो भी सरकारी एम्प्लॉइज ही कहलाएंगे।
ऑब्वियस बात है, ठीक है? और सरकार के जो ऑफिसर्स है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, जितने भी हमारे होते हैं, वो ऑफिसर्स वगैरह सारे उस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। रेलवे मिनिस्ट्री में बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे, तो वो जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉइज है, वो सारे सरकारी एम्प्लॉइज कहलाएंगे। रेलवे के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, सारे सरकारी एम्प्लॉइज कहलाएंगे, ठीक है? जो भी रूल्स सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे लागू होते हैं, वही रूल्स इन मिनिस्ट्रीज के ऊपर भी लागू होते हैं, इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर भी लागू होते हैं, ठीक है? अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूं, फीचर क्या है? इनकी फंडिंग डायरेक्टली कहां से आती है? सरकार की ट्रेजरी से आती है। सरकार की बेटा एक ट्रेजरी है, सरकार का क्या है? एक बड़ा सारा डब्बा है, ट्रेजरी है। उस ट्रेजरी में क्या होता है? आपका और मेरा जितना भी टैक्स का पैसा होता है, वो सारा उस ट्रेजरी में जाता है। इधर-उधर से भी सरकार कहीं से भी अगर पैसा कमाती है, तुम्हारे चालान का पैसा उस ट्रेजरी में जाएगा, तुम्हारी कोई भी आधार कार्ड की फीस लगी उस ट्रेजरी में जाएगी और उस ट्रेजरी में से ही निकाल के सरकार खर्चे भी करेगी, ठीक है? तो अगर रेलवेज़ को पैसा चाहिए, उसी ट्रेजरी में से निकाल के पैसा खर्च किया जाएगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को पैसा दिया जाएगा। तो इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? सीधा सरकार के उस ट्रेजरी से आती है, ठीक है? ये सरकारी जैसे ही जो रूल सरकार पे अप्लाई होते हैं वो इन पे होते हैं। तो जैसे सरकार की ऑडिट होती है, सरकार की अकाउंटिंग जैसे होती है, वही सेम इनके ऊपर भी लागू होते हैं, सेम प्रोसीजर वैसे ही इनकी भी होती है। ऑडिट का मतलब है कि हर साल में एक बार इनके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है, इनकी बैलेंस शीट, इनका प्रॉफिट एंड लॉस, इनकी इनकम, वो सारा कुछ चेक किया जाता है, ठीक है? इसके जो एम्प्लॉइज हैं वो सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है? सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये तो मैंने बताया कि सरकार के ही किसी एक डिपार्टमेंट का ये डिवीजन है और ये सीधा-सीधा उस मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल होती है। ये जो इसका रेलवे मिनिस्टर है, वो सीधा-सीधा इनसे सवाल पूछ सकता है, इनको आके पूछ सकता है कि भाई काम कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है? तो ये सीधा किसको जवाब देते हैं अपने काम के लिए? उस मिनिस्टर को। वो मिनिस्टर कहाँ बैठा है? पार्लियामेंट में। तो वो मिनिस्टर सीधा-सीधा जाके पार्लियामेंट को मिनिस्टर को जो है जवाब देना पड़ेगा। मिनिस्टर पार्लियामेंट में जाके बैठेगा, तो उसको जाके पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा कि भाई उसकी मिनिस्ट्री ने क्या किया, उसके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ने क्या किया और पार्लियामेंट के थ्रू पूरे देश को पता चलेगा कि इसने फिर मिनिस्ट्री ने क्या किया। सो टेक्निकली जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, वो थ्रू द पार्लियामेंट पूरे देश भर को जवाबदेही उनकी होती है, पूरे देश भर को आंसरेबल होते हैं, ठीक है? इनके मेरिट्स क्या है? ये मैंने जैसे बताया कि पार्लियामेंट इनके ऊपर कंट्रोल रख सकता है, पार्लियामेंट में इनको जवाब देना पड़ता है और पार्लियामेंट के थ्रू फिर सारी पब्लिक को पता चलता है। इन्होंने जो भी पैसा कमाया वो सीधा ट्रेजरी में जाता है और इनको जितना भी पैसा चाहिए वो भी ट्रेजरी से आता है। तो दिस इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट आल्सो, ठीक है ना? अगर रेलवे को पैसा चाहिए वो ट्रेजरी से आएगा, तो रेलवे ने जो प्रॉफिट कमाया वो भी तो ट्रेजरी में ही जाएगा, ठीक है? हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कि पब्लिक जो है पार्लियामेंट के थ्रू सारी पब्लिक को, पूरी जनता को पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ठीक है? अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ डिफेंस की, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं बेटा, वो मैं किसी भी प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं दे सकती, वो सरकार के पास ही रहनी चाहिए ताकि सरकार उसको एकदम सेफ, एकदम सीक्रेट रख सके। तो अगर मुझे ऐसा कुछ भी काम करना है डिफेंस वगैरह के रिलेटेड, तो वो मोस्टली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री वाले काम के थ्रू ही करा जा सकता है। तो अगर बिज़नेस करना है आपको डिफेंस की फील्ड में, तो जितना आप मिनिस्ट्री के थ्रू करोगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू करोगे, उतना बेहतर रहेगा। अगर सिक्योरिटी की बात है, तो ये सबसे सूटेबल बिज़नेस फॉर्म है, ठीक है? डीमेरिट्स क्या है? इसको बेटा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये सरकार के अंडर दबा हुआ है, ये सरकार के अंडर दबा हुआ है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में दबा हुआ है। सरकार जैसा बोलेगी इसको वही करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके और मेरी तरह प्राइवेट लोग अपना दिमाग नहीं चला सकते, अपना डिसीजन नहीं ले सकते। मिनिस्टर से जो ऑर्डर आया है वही इनको करना पड़ेगा। इनकी खुद की नहीं चलती, इनकी खुद की बिल्कुल नहीं चलती, इनको बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ऊपर से मिनिस्टर ने जो बोल दिया अपने वोट लेने के लिए, वही इनको करना पड़ेगा। इनको कंज्यूमर की नीड के बारे में बिल्कुल नहीं पड़ी है। आपने देखा ये रेलवे का हाल अच्छा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी जो आपको नीड है, जिससे मैं प्रॉफिट कमाऊँ। ये कंज्यूमर की नीड को देखते ही नहीं है, अपनी गंदी सर्विसेज़ ये देते हैं, तो सर्विसेज़ इनकी अच्छी नहीं होती, ठीक है? बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी का ये एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हर लेवल पे तो घूस खानी है, हर लेवल पे तो करप्शन करनी है, तो धीरे-धीरे टाइम लगता है हर चीज़ को होने में। अब बिज़नेस एडवांटेज तो है भैया, एक आधे दिन में आई, किसी और ने पहले हाथ मार लिया, किसी और ने पहले ही वो अपॉर्च्युनिटी ग्रैब कर ली। तो बहुत बार ये अपॉर्च्युनिटी ग्रैब नहीं कर पाते हैं।
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है क्योंकि स्टेप्स बहुत सारे हैं, एक मिनिस्टर, एक मंत्री, दूसरा मंत्री, एक आईएएस ऑफिसर, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबके साइन कराओ, सबके पास लेकर जाओ, सबको रिश्वत दो, ठीक है ना? सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रेड टेपिज्म है, ठीक है, नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी, है ना? एक एक करके सबके पास फाइल घूमेगी, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये इसके कुछ एक डीमेरिट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा मेरे पास आता है बेटा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से अलग है। क्यों अलग है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बेटा वो हमारी मिनिस्ट्री का ही पार्ट था, वो हमारी मिनिस्ट्री का ही पार्ट था। ये क्या है? ये मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है। मिनिस्ट्री ने क्या किया, एक डिसीजन लिया, मतलब पूरे पार्लियामेंट ने क्या किया, एक डिसीजन लिया, एक लॉ पास किया, एक एक्ट पास किया, और एक एक्ट पास करके एक सेपरेट बॉडी बना दी, एक एक्ट पास करके एक अलग से घर बना दिया। उसको हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलेंगे। मतलब मान लो एक तो है कि मम्मी पापा, बड़े भैया, छोटे भैया, है ना, भाभी, सब लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर से बिजनेस चल रहा था, उसी घर में सब कुछ हो रहा था, तो वो तो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और दूसरा क्या है कि छोटे बेटे को अलग कर दिया और बोला अब तू अलग है, अब तेरा अपना घर है, तेरी अपनी मनमर्जियां, तेरे अपने रूल्स, तेरा अपना पैसा, तेरा सब कुछ तेरा खुद का। वो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है, कि मम्मी पापा ने क्या किया, छोटे बेटे को अलग कर दिया, एक नया घर दे दिया। लेकिन ये घर दिया किसने? मम्मी पापा ने ही तो दिया। तो बना के किसने दिया वो अलग से घर? मिनिस्ट्री ने ही, सरकार ने ही वो बना के दिया, सरकार ने ही एक्ट पास किया। और उस घर में रहने के कुछ एक रूल्स, कुछ एक नियम कायदे छोटे बेटे को बताए गए कि भैया मैं तेरे को घर बना के दे रहा हूं, पर मेक श्योर करियो कि मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए दुनिया भर में। तू गंदे काम नहीं करेगा भाई कि तू मेरी नाक कटवा दे। कुछ एक रूल्स बताए जाएंगे, उन रूल्स के अंदर, कायदे के अंदर रह के तुम जो मर्जी करो, तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा पैसा है, ठीक है। ये कुछ एक चीज थी। अब आप समझो, अब मैं आपको जो है प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। सो दिस इज बॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में, उसके थ्रू ही बनाया जाता है। जैसे कि बेटा हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेरा जो एसबीआई है ना, ये सभी क्या है बेटा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है। इनके लिए एक एक्ट पास किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। उस एक्ट के थ्रू आरबीआई बनाया। अब ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी आके आरबीआई को चला रहे हैं। चलो वो करप्शन तो होती ही है, वो आके जो बोलेंगे इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि भैया करप्शन है, वो बात अलग है, वो सबको, वो हमको पता है। पर एक्चुअल में ऑन पेपर आके मिनिस्टर इसको छेड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये ऑन पेपर तो एक सेपरेट घर है। एक्चुअली ऑन पेपर क्या है, इस छोटे बेटे को आके कोई कुछ बोल नहीं सकता। पर अब अंदर से तो वही बात है ना कि रिश्ता तो खून का है ना भाई, मम्मी पापा आके कभी भी घुस सकते हैं अपने घर में, ठीक है ना, क्योंकि अंदर से तो वही बात है ना कि हूं तो मैं तेरा बाप ही, वो वाली बात है। पर एक्चुअल में ऑन पेपर अब ये घर क्या है, अलग है, सेपरेट है, ठीक है। द एक्ट डिफाइन द पावर, उस एक्ट में पावर डिफाइन करी गई, फंक्शन डिफाइन करे, रूल्स रेगुलेशन डिफाइन करे, जो कि इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि इसके एम्प्लॉइज को फॉलो करने पड़ेंगे, और जिसमें बताया इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें बताया कि इसका क्या रिलेशन होगा विद अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। पावर ऑफ गवर्नमेंट भी इनको मिल रही है क्योंकि सरकार ने बनाया है, तो सरकार की पावर भी मिल रही है, प्लस इनको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है क्योंकि ये प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह ये सेपरेट है, तो ये अपनी मर्जी से काम भी कर सकते हैं, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और इनकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, सरकार से अलग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या है? ये एक एक्ट के थ्रू सेटअप करा गया, ये एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी मतलब ये अपने आप में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, चैप्टर 2 में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई केस कर सकता, ये किसी के ऊपर केस कर सकती है, इसके ऊपर कोई केस कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने आप, है ना। आरबीआई अपने आप में एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपनी स्टैंप लगा के, ठीक है ना। इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, अपने पैसे का खुद से फाइनेंसिंग करते हैं, सरकार के ट्रेजरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके एम्प्लॉइज को सरकारी एम्प्लॉइज नहीं बोला जाता, आईएएस ऑफिसर्स इसके एम्प्लॉइज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आरबीआई है, आरबीआई के एम्प्लॉइज बेटा अलग से आरबीआई का पेपर होता है। आप यूपीएससी करके आरबीआई के एम्प्लॉइज नहीं बन रहे हो, है ना। आरबीआई के लिए आरबीआई का ग्रेड बी, ग्रेड सी, ऐसे कुछ पेपर्स होते हैं,
ठीक है? जिसमें मोस्टली हम कॉमर्स वाले बच्चे ही बाजी मारते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे ही आरबीआई के पेपर्स निकालते हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छा पेमेंट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है, अगर आप आरबीआई में नौकरी कर रहे हैं तो, ठीक है? इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हमने पिछले वाले में बोला ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, कि उसके तो वही अकाउंटिंग है जो सरकार की है, इसकी वो अकाउंटिंग नहीं है, इसकी सरकार से अलग है, इसकी अपनी खुद की है, ठीक है? मेरिट्स क्या है? इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिली, इसके फंड्स ट्रेजरी से नहीं आते, गवर्नमेंट बजट से नहीं आते, ऑटोनॉमस है मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से काम करे, सरकार की पावर भी इसको मिली क्योंकि एक्ट तो सरकार ने पास किया, पर एट द सेम टाइम प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह ये काम करेगा क्योंकि अब ये सेपरेट है, ये अपनी मर्जी से काम कर सकता है। पर डीमेरिट क्या है कि ये सारा कुछ ऑन पेपर है, एक्चुअल में तो भैया जो सरकार ने बोल दिया वही होगा। यहाँ तक कि सरकार की इतनी मनमानी चल सकती है कि सरकार चाहे तो ये तक डिसाइड कर सकती है कि इसका जो टॉप पे जो हेड है वो कौन होगा। ये तक सरकार जो है अपनी मनमानी करके करा सकती है कि गवर्नर कौन होगा आरबीआई का या किसी का भी, कौन हेड होगा, ठीक है? गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता ही है एक्चुअल में, ऑन पेपर नहीं है, पर एक्चुअल में हम सबको पता है कि अंदर की हालत तो कैसी होती है ना? करप्शन होती ही होती है, ठीक है? गवर्नमेंट अपने एडवाइजर्स को रख देती है करप्शन कॉर्पोरेशन के बोर्ड में, ठीक है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बोर्ड, बोर्ड मतलब हेड में, टॉप में, ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने एडवाइजर भेज देती है, तो सरकार का काफी ज्यादा इंटरफेरेंस एक्चुअल में रहता ही है। बट चलो स्टिल इट इज फार बेटर देन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जहां पे एक्चुअल में ऑन पेपर ही सारी सरकार है, तो उससे तो थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है? तीसरा मेरी आती है बेटा सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी इज जस्ट एज गुड एज अ कंपनी। जो कंपनी हम पढ़ रहे थे अभी तक चैप्टर नंबर 2 में, उसी को मैं सरकारी कंपनी बोल रही हूँ, उससे कुछ अलग यहाँ पर मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही सेटअप हुई है। तो मैम फिर ये कंपनी अलग से हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस कंपनी के अंदर जो मेजॉरिटी शेयर है वो सरकार के पास रहेगा। अगर मेजॉरिटी शेयर प्राइवेट लोगों के पास है तो फिर वो यहाँ नहीं आएगा। फिर वो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा ना, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो अगर मेजॉरिटी शेयर मोर देन 50% है ना, 51% शेयर एटलीस्ट अगर सरकार के पास है, सरकार कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी, अगर 51% या उससे ज्यादा शेयर ओनरशिप का सरकार के पास है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। बाकी सारा कुछ सेम है, बाकी सारा कुछ बिल्कुल सेम है, इसके शेयर्स होते हैं, इसके एम्प्लॉइज हैं, इसके शेयर होल्डर्स हैं, सारा कुछ सेम है। ये भी कंपनीज एक्ट के अंडर ही रजिस्टर करी जाती है, ठीक है? बस इसके क्या है, नॉट लेस देन 51% ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना? तो अभी यहां तक समझो। कहते हैं नॉट लेस देन को हम ऐसा बोल सकते हैं एटलीस्ट, नॉट लेस देन अगर आपको नहीं समझ आया इसको ऐसा बोल लो, कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस भी कंपनी में एटलीस्ट 51% यानी मेजॉरिटी शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है, या फिर इस 51% में से थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, थोड़ा सा किसी स्टेट गवर्नमेंट का है, तो वो कंपनी सरकारी कंपनी कहलाएगी। एक और बात, दूसरा पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसका कोई सब्सिडरी है, तो उसको भी मैं सरकारी कंपनी ही बोलूंगी, ठीक है? इसके जो शेयर्स हैं बेटा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही खरीदे जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे खरीदे गए, नहीं। जो इस कंपनी के शेयर्स हैं जो 51% एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे खरीदे जाते हैं, ठीक है? फिर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स क्या है? इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर स्टैब्लिश हुई, इसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल अलग है सरकार से, और फिर से इसको भी ऑन पेपर ऑटोनॉमी है, ऑन पेपर फ्रीडम है, जो करना है करिए। ये सस्ते दामों पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी चीजें प्रोवाइड कराती है। बेसिकली जितने भी ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, ये सब चीजें, इन सब में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, प्रॉफिट शायद थोड़ा कम होता हो, ठीक है? मशीनरी बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े लेवल के प्रोजेक्ट है जो आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल नहीं कर सकते। चलो एक अंबानी अडानी कर लेगा और कोई नहीं कर सकता प्राइवेट लोगों में, ठीक है? इसीलिए ये बड़े प्रोजेक्ट सरकार उठाती है सरकारी कंपनियों के थ्रू, और फिर ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके हम लोगों को, जनता को बेचती है।
बेसिकली सरकार कंपनी की तरह कुछ बना रही है और बेच रही है, पर क्योंकि वो सरकार बना रही है तो वो सरकारी कंपनी है। और सरकार मोस्टली ऐसा नहीं कि कपड़े बना के बेचेगी, ऐसा काम नहीं करेगी। सरकार वही काम करेगी जिसमें रिस्क है, प्रॉफिट कम है, पैसा ज़्यादा लगेगा और जो बहुत ज़रूरी है करना लोगों के लिए, देश की जनता के लिए, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, ये सब चीज़ें, ठीक है? डीमेरिट्स फिर से वही हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी सारी ऑन पेपर है, एक्चुअल में वही इंटरफेरेंस, वही करप्शन, वही एडवाइजर्स इन द बोर्ड, वही सारा कुछ एक्चुअल में है। बाकी एक्चुअल में वही बात है कि यहाँ पर घोटाले होते हैं, बड़े से बड़े हजारों करोड़ के घोटाले यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है? अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में, ठीक है? अब ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है देखते हैं। यहाँ से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। सरकार 3 तरीके से बिज़नेस करती थी, वो हमने तीनों खत्म कर लिए, ठीक है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट कंपनी, ये तीनों हो गए। अब यहाँ से नेक्स्ट सेपरेट टॉपिक है जो कि ग्लोबल लेवल पे कैसे बिज़नेसेस कर सकते हैं, कोई भी करना चाहे, कैसे ग्लोबल एंटरप्राइजेस बन सकती हैं, ठीक है? सो आओ देखते हैं। अब हमें समझना है कि ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होती है, क्यों होती है। सो देखो बेटा, अगर आपको बिजनेस करना है, आप बिजनेस तो ऑब्वियसली पहले छोटे स्केल से ही शुरू करते हो, जो कि शायद आप अपने घर के आसपास ही करते हो। फिर आप उस बिजनेस को एक्सपैंड करते हो अपने पूरे सिटी तक, फिर उसको एक्सपैंड शायद कर सकते हो अपने पूरे स्टेट तक, फिर एक्सपैंड करते हो अपने पूरे कंट्री तक। पर आज की डेट में क्या हो गया है ना कि कोई लिमिट ही नहीं बची है। हम पूरी दुनिया भर में बिजनेस कर सकते हैं, हम ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड हम अपनी गुड्स, अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं, पूरी दुनिया भर से कस्टमर्स इकट्ठे कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? और जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हम पूरी दुनिया भर से बिजनेस कर सके, तो ऑब्वियस सी बात है उस पॉइंट पे हम वेरी 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 बिग लेवल पे पहुंच जाते हैं। हम बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ मनी की वहां पे बात कर रहे होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स की हम वहां पे बात कर रहे होते हैं, जब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हम सारी दुनिया भर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, ठीक है ना? तो जब बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है तो वो बन जाता है एक ग्लोबल एंटरप्राइज, जो कि फिर पूरी दुनिया भर में एक्सपैंड करता है, पूरी दुनिया भर में बिजनेस करता है। सो एमएनसी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इनको बोला जाता है, ठीक है? दे हैव देयर ऑपरेशंस इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज। कोई भी ऐसा कंपनी जिसका एक से ज्यादा देशों में ऑपरेशंस जिसके चल रहे हो, मोर देन वन कंट्री में जो भी कंपनी अपना काम कर रही हो, उस कंपनी को एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाएगा। इनका हेडक्वार्टर होता है होम कंट्री में। जैसे अगर मैं बोलती हूँ इंडिया की कोई भी कंपनी है, उसने शुरू तो इंडिया में किया, तो इंडिया उसकी होम कंट्री है। फिर उसने एक्सपैंड किया बाकी देशों में, तो बाकी देश क्या है? होस्ट कंट्री। बाकी जहां भी उन्होंने काम किया वो है होस्ट कंट्री। जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, इंस्टाग्राम, ये सारी जो कंपनीज के मैंने नाम लिए, इन सब की होम कंट्री क्या है? यूएसए। ये सब यूएसए में शुरू हुए बिजनेसेस हैं, धीरे धीरे पूरी दुनिया में एक्सपैंड हुए, तो बाकी सारी दुनिया इनके लिए होस्ट कंट्री की तरह है, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में, बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली, ठीक है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से ये दुनिया भर में बिज़नेस फैलाते हैं और दुनिया भर का बिज़नेस हैंडल भी कर लेते हैं। आपके और मेरे जैसे लोग जो शायद छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे पास पहली चीज़ तो पैसा नहीं होगा। चलो मान लेते हैं किसी का बाप-दादा अमीर है, तो भी हमें आता ही नहीं है कि कैसे पूरी दुनिया भर में बिज़नेस को फैला के चलाया जा सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी एडवांस नहीं है, पर जो एमएनसीज़ हैं उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ उनकी इतनी बढ़िया होती हैं कि जिस भी मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ के कस्टमर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करते हैं। नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका होता है। एग्जांपल है कोका कोला, अमेज़न, hyundai, बाकी सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं, आप सबको पता ही है, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए। बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया से भी शुरू हुए हैं, दुनिया भर में गए हैं, बहुत सारे ब्रांड्स दुनिया भर के इंडिया में आए हैं, ठीक है जी? चलिए, अगला है फीचर्स क्या है इन एमएनसीज़ के, इन ग्लोबल कंपनीज़ के फीचर्स क्या है, हम ये देखते हैं। इनके पास बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कैपिटल रिसोर्स होता है, पैसा बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपको दुनिया भर में काम करना है, देन यू नीड टू हैव करोड्स ऑफ रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट, ठीक है? जो इनके पास होते हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन ये लोग करते हैं। ये जिस भी देश में जाती हैं ये कंपनीज़, उस देश के लोकल
दुकानदारों के साथ, लोकल बिज़नेसेस के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और उनके साथ मिलके काम करते हैं, सो दैट जो लोकल बिज़नेस है, उससे मदद लेकर ये अपने बिज़नेस को वहाँ एस्टैब्लिश कर सकें। एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, हमने बात करी। प्रोडक्ट इनोवेशन होता है, बट इनका जो प्रोडक्ट होता है, कुछ ऐसा होता है जो वहाँ के लोगों के पास पहले से नहीं है। अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट पहले से नहीं है, तभी तो मैं बाहर वालों का खरीदूँगी ना। अगर पहले से इंडिया में कोई चीज़ बिकती है, फिर मैं पागल हूँ कि अमेरिकन कंपनी से खरीदूँ, फिर मैं इंडिया से ही खरीद लूँगी। तो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे नए-नए प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, बेटर प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, जो पहले से दूसरे देश के लोगों को नहीं मिल रहा। ठीक है? मार्केट टेरिटरी का एक्सपेंशन करना है इनको, दुनिया भर में अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना है, मार्केट टेरिटरी का एक्सपेंशन करना है, ठीक है? सेंट्रलाइज़ कंट्रोल होता है, जो भी इनकी होम कंट्री है, जहाँ पर भी इनके हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ से सेंट्रलाइज़ कंट्रोल इनका हो रहा होता है, दुनिया भर को वहाँ से ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। चलिए, दूसरा मेरे पास आता है जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर बेसिकली बेटा होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज़ साथ मिलके काम करें, तो उसको जॉइंट वेंचर बोला जाता है। कोई भी 2 कंपनीज़ आपस में मिल जाएँ और मिलके काम करें, या 2 से ज़्यादा कंपनीज़ अगर आपस में मिलके काम करें, तो फिर उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। सो व्हेन 2 बिज़नेस एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट, उससे हम जॉइंट वेंचर निकालते हैं। टू और मोर पेरेंट कंपनीज अग्री टू शेयर कैपिटल, मतलब दो पेरेंट कंपनीज, मतलब दो अलग अलग कंपनीज होती हैं, वो मिलके एग्री करती हैं कि वो अपना पैसा शेयर करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को शेयर करेंगे, अपने रिस्क और रिवॉर्ड यानी कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंटिटी। एक नया बिजनेस बना रहे हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जिसके अंदर हम ये सारा कुछ शेयर करेंगे और उसका पूरा कंट्रोल भी हम शेयर्ड रखेंगे। मतलब कंपनी ए और कंपनी बी मिलके इन्होंने बनाया जॉइंट वेंचर, जिसमें इन्होंने अपना पैसा, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने लोग सब कुछ शेयर किया एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी दोनों ने शेयर करा। रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है ये भी शेयर हो रहे हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर होता है बिजनेस का। इसका मेन रीजन क्या है, आपने क्यों जॉइंट वेंचर बनाया? आपको अगर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो आप जॉइंट वेंचर बनाएंगे। देखो बेटा, बहुत सिंपल बात है, अगर यूएस की कोई कंपनी इंडिया में आती है, अब उसको नहीं पता कि इंडिया के लोगों को क्या चाहिए, इंडिया में क्या चलता है, क्या बिकता है, किस रेट पे बेचा जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, कैसे मार्केटिंग होगी, उसको कुछ नहीं पता इंडिया के बारे में। तो वो क्या करेगा, इंडिया में आएगा और इंडिया की किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लेगा। इंडिया की लोकल कंपनी को ये सारे सवालों के जवाब पता थे, तो वो लोकल कंपनी की एक्सपर्टीज और यूएस वाली कंपनी का पैसा, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, ये दोनों मिलके जॉइंट वेंचर करके अब इंडिया में सामान बेच सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, बिजनेस एक्सपैंड हो गया, इंडिया में आ गया। नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसके लिए बहुत कंपनीज जॉइंट वेंचर करती हैं। ठीक है? किसी नई मार्केट में जाना है, जैसे इंडिया में आए नई मार्केट में, ठीक है, पर्टिकुलरली इन अनदर कंट्री। स्पेशली सबसे ज्यादा जॉइंट वेंचर तभी करे जाते हैं, एक्विजिशंस, मर्जर्स करे जाते हैं, जब किसी नए देश में किसी कंपनी को जाना होता है। ठीक है? जॉइंट वेंचर दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर और एक इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या है, अ न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड। कोई नई एंटिटी इसके अंदर क्रिएट नहीं करी जाती है, कोई नया बिजनेस इसमें क्रिएट नहीं करा जाता है। ये बस एक एग्रीमेंट है कि दो लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है? ये अपनी अपनी कंपनी की ओनरशिप शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है? दोनों कंपनीज कुछ इनपुट्स लेके आती है, ठीक है, और दोनों कंपनीज जो हैं कुछ एक कंट्रोल, कुछ एक चीजें अपने शेयर करती हैं। कुछ इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि ए मिला, बी मिला और मिलके इन्होंने सी बनाया, ऐसा नहीं हो रहा। ए और बी मिलके सी नहीं बना रहे। दो लोगों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है कि ठीक है, चलिए हम दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक कुछ इनमें एग्रीमेंट हुआ है, कुछ एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, उस पे ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। कोई नया एंटिटी, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं किया गया है। इनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि किसी एक स्पेसिफिक चीज पर ये लोग काम करेंगे। जैसे कि फ्रेंचाइजी, आप किसी भी चीज की अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर के अंडर आ जाएगा। आप जो है कुछ ऐसे ओनरशिप वगैरह शेयर नहीं कर रहे, बस आप अपने कुछ इनपुट्स ला रहे हैं और अपना प्रॉफिट लॉस, अपना कंट्रोल वगैरह शेयर करेंगे। ठीक है? इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर मेरी दूसरी एग्जांपल है। दूसरा वही है कि हम एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी बनाएंगे, जिसमें नई बिजनेस एंटिटी में फिर से सारा प्रॉफिट लॉस, ओनरशिप, सारा कुछ शेयर किया जाएगा। ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए और बी ने मिलके सी बनाया। ठीक है? अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी jointly owned by the two or more parties is formed.
इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, एक एग्रीमेंट किया, उसके अकॉर्डिंग दोनों ने मिलके एक नया तीसरा एंटिटी बनाया, ठीक है। देयर इज एन एग्रीमेंट टू आइदर क्रिएट अ न्यू एंटिटी और फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइन इनटू ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटी, या तो ए और बी मिलके सी बनाएंगे, या फिर ए पूरे तरीके से मिल जाएगा बी के अंदर, या बी पूरे तरीके से मिल जाएगा ए के अंदर, जिसको हम मर्जर बोल सकते हैं कि मर्ज हो गए दो चीजें आपस में। एक्विजिशन बोल सकते हैं कि एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो मर्जर हो सकता है, एक्विजिशन हो सकता है, ठीक है, वो जॉइंट वेंचर के अंदर आ जाता है, या फिर दोनों ने मिलकर एक नया तीसरा कंपनी बनाया, ठीक है। शेयर्ड ओनरशिप है, मैनेजमेंट भी शेयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर है, पैसा भी शेयर्ड है, टेक्नोलॉजी, लेबर, एम्प्लॉइज, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ इसमें शेयर किया जाता है। तो ये दो तरीके के मेरे जॉइंट वेंचर हो गए। आखिरी टॉपिक जो मेरा आता है वो है पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज जो है ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर क्या हो रहा है, मेरी पब्लिक यानी कि सरकार और प्राइवेट यानी कि आपके और मेरे जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, हम दोनों साथ मिलके काम कर सकते हैं पीपीपी मॉडल के अंदर। क्यों कर सकते हैं? देखो बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे सरकार अच्छे से काम कर रही है, जहां पे सरकार की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है। कौन सी चीजों में मैडम जी? पब्लिक की जरूरत हमें वहां पे है जहां पे हमें गरीबों के लिए सोशल बेनिफिट के लिए काम करना है, वहां पे सरकार काम करेगी। और जहां पे हमें चाहिए बहुत ही मोटा पैसा, करोड़ों का पैसा चाहिए, ठीक है, जहां पे प्रॉफिट शायद कम हो पर लोगों का भला हो, जहां पे ज्यादा रिस्क भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे सारे कामों के लिए हमें सरकार की जरूरत है, क्योंकि सरकार रेडी है गरीबों के लिए काम करने को और मोटा पैसा इन्वेस्ट करने को। पर सरकार हमें पता है अच्छा काम नहीं करके देती। सरकारी हॉस्पिटल देख लो, सरकारी स्कूल देख लो, रेलवेज देख लो, है ना, कुछ भी सरकारी काम देख लो, वो अच्छा नहीं होता, टूटा फूटा होता है, गंदगी होती है, बहुत ही बुरी हालत में काम होता है। वेयर एज प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, इसको मैनेजमेंट स्किल्स आते हैं, इसको पता है कि काम अच्छे से कैसे करा जाएगा, ये हर काम को बहुत अच्छे से करेंगे। ये क्या करेंगे, हर काम में अपना फुल एफर्ट डालेंगे, एफिशिएंसी लेकर आएंगे। ये लोग मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे और एट द सेम टाइम काम इतना अच्छा करके देंगे कि कस्टमर देख के खुश हो जाए। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल महंगे होते हैं पर बहुत सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, जो मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लोगों को अच्छी चीजें मिलती हैं। अगर ये दोनों साथ में मिल जाएं तो क्या होगा, इनकी मैनेजमेंट, इनकी एफिशिएंसीज, इनकी जो स्किल्स हैं वो सरकार के पैसे के साथ मैच हो जाएगा। सरकार का पैसा, प्राइवेट सेक्टर का स्किल जब साथ मिलके काम करेगा तो काम अच्छा भी होगा, पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट भी होगी, तो बड़े लेवल पे काम हो भी पाएगा, ठीक है। मेजरली ये फंक्शन होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विसेज। अब अगर बड़े लेवल पे इंफ्रा बनाना है तो सरकार अच्छा इंफ्रा नहीं बनाएगी, प्राइवेट सेक्टर अच्छा बनाएगा, सरकार पैसा दे देगी, ठीक है जी। पब्लिक सेक्टर इंश्योर्स की सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल हो, मतलब अगर गरीबों का भला करना है वो पब्लिक सेक्टर करेगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट आर सक्सेसफुली मेट, जितनी सरकार इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो सक्सेसफुली मेट हो रही है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ एसेट दैट सपोर्ट द पार्टनरशिप, कोई एसेट चाहिए, कोई पैसा चाहिए, वो सरकार देगी, ठीक है। इन एडिशन टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, लोकल नॉलेज, वो सारा काम सरकार आपको करके दे देगी, ठीक है। Private sector make use of the expertise in operations, managing task and innovation to run the business efficiently. Private sector क्या करेगा, बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, ऑपरेशंस को अच्छे से करने के लिए अपनी एक्सपर्टीज लेकर आएगा, अपने स्किल्स लेकर आएगा, काम अच्छे से करेगा। एग्जाम्पल, अगर पावर जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर एंड सैनिटेशन है, पाइपलाइंस, हॉस्पिटल, स्कूल, है ना, टीचिंग फैसिलिटी, ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं। लेकिन सरकार करेगी अच्छा नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर अच्छा करेगी, तो दोनों मिलके करेंगे तो बेस्ट काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमने पूरे चैप्टर में क्या देखा, पहले हमने देखा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, फिर हमने क्या देखा, ग्लोबल एंटरप्राइज, एमएनसीज, जॉइंट वेंचर्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। इसके साथ ही मेरा पूरे का पूरा चैप्टर यहीं पर होता है जी समाप्त। अगर पूरा चैप्टर समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में डन लिख कर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, दोस्तों के साथ शेयर करके जाना है, वीडियो को लाइक भी करना है, हाइप भी करना है, कमेंट भी करना है, सारा कुछ करना है। फ्री में पढ़ाई कर रहे हो, इतनी अच्छी क्वालिटी की मिल रही है तो एटलीस्ट 1 मिनट लगा के ये सारा काम कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, सारी प्लेलिस्ट है, वो सेव कर लेना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आपको
आपको नोट्स वगैरह सब गाइडेंस वगैरह मिलती रहेगी, तो फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है? मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।